ये जो आप 7 पॉइंट लिखे हैं महत्वपूर्ण परिणाम में, इसी पे पूरा सारणिक आपका बेस्ड है। अगर आप ये 7 पॉइंट समझ गए तो सारणिक आपको समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा है कि सारणिक को निरूपित करने के लिए 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं का प्रयोग करते हैं और इन दोनों ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में उनके अवयवों को लिखते हैं A, B, C, D इस तरह से। कैसे? स्तंभों, 3 ही लिखे, स्तंभों और पंक्तियों के रूप में लिखते हैं। ध्यान से समझो, स्तंभ और पंक्ति क्या होती हैं आप समझ सकते हो। पंक्ति इंग्लिश में रो बोलते हैं। पंक्ति जो क्षैतिज होती है, क्षैतिज क्या है? पंक्ति। और स्तंभ ऊर्ध्वाधर होता है, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। समझ में आ रहा है? तो अवयवों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखते हैं। मतलब इस तरह से देखो, A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z। या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1, 2, -1, 0, 1, 2, 3, -2, 4। ये सारणिक हो गया। फिर से सुनो, पहला पॉइंट आपने क्या लिखा कि सारणिक को निरूपित करने के लिए हम ऊर्ध्वाधर रेखाओं का प्रयोग करते हैं और इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच उनके अवयवों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखते हैं। अगला पॉइंट हमने लिखवाया है कि किसी सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है, अर्थात सारणिक का स्वरूप वर्गाकार होता है। ये जो हमने 2 सारणिक आपको एग्जाम्पल में लिखा है, इसमें आप देखो, इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? 1, 2, 3। और स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3। क्या समझ में आ रहा है? अगर ये पंक्ति हम हटा दें तब इसमें देख रहे हैं कि ये 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हो गए, तब ये सारणिक नहीं होगा। सारणिक होने के लिए कंडीशन क्या है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान। मतलब 3 चीज़ें आपको देखनी। सबसे पहली चीज़ कि सारणिक को जब निरूपित करेंगे तो 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं, जैसे मॉड होता है, मॉड की तरह से 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में लिखते हैं। दूसरी चीज़, उनके अवयवों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखते हैं। और तीसरी चीज़, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है। क्या क्लियर हो गया? अगर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान नहीं है तो वो सारणिक नहीं है। अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा हम पंक्तियों और स्तंभों की बात और कर लें। मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ, A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z। ये सारणिक है। इसमें कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? 3। और स्तंभ भी कितने हैं? 3। ध्यान से समझो, पंक्तियों को R से निरूपित करते हैं, R फॉर रो, और स्तंभ को C से निरूपित करते हैं, C फॉर कॉलम। तो देखो, इसमें 3 पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? ये जो है, ये आपकी पहली पंक्ति है, ये आपकी दूसरी पंक्ति है और ये आपकी तीसरी पंक्ति है। इसी तरह से स्तंभ की बात करें, ये आपका पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। स्तंभों को C से निरूपित करते हैं। ये आपका हो गया C1, ये आपका हो गया C2 और ये आपका हो गया C3। क्लियर? अगर मैं आपसे बात करूं, कोई सारणिक मैंने लिख दिया, अगर मैं कहूं कि R1 में, तो R1 मतलब ABC। R1 यहाँ क्या है? ABC। अगर हम C2 की बात करें तो C2 का मतलब B, Q, Y। क्या समझ में आ रहा है? तो ये पंक्तियाँ और स्तंभ हैं। बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होगा बच्चों। हमेशा कहीं R1, R2, R3, C1, C2, C3 बोला जाएगा। इसमें कंफ्यूज ना करना, और कोई कंफ्यूजन जैसी कोई बात भी नहीं है इसमें। बहुत ही सिंपल है। जो क्षैतिज होंगी वो पंक्तियाँ होंगी और जो ऊर्ध्वाधर होंगे वो स्तंभ होंगे। क्लियर हो गया? सारणिक को निरूपित करने के लिए डी या डेल्टा का प्रयोग करते हैं। डी, कैपिटल डी। डी का मतलब क्या होता है? डी फॉर डिटर्मिनेंट्स, मतलब डी फॉर डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? सारणिक। क्लियर? डेल्टा का भी प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जब आप सारणिक के अनुप्रयोग पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि सारणिक से ही हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बड़ा वाला सूत्र पढ़ते हो,
1/2 x1 y2 माइनस y3 पढ़े हो ये, प्लस x2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो ये काम हम सारणिक की सहायता से करते हैं। शुरुआत में जब सारणिक की खोज हुई तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में ही इसका प्रयोग किया गया, इसीलिए इसे डेल्टा से भी निरूपित करते हैं। क्लियर? अब आगे बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सारणिक के कोटि। सारणिक की कोटि क्या होती है? किसी सारणिक में जितनी पंक्तियाँ अथवा जितने स्तंभ होते हैं, अथवा मैंने क्यों कहा, तथा क्यों नहीं कहा, क्योंकि चाहे आप पंक्ति की संख्या लो चाहे स्तंभ की संख्या लो, दोनों तो समान है ना। सारणिक में यही तो कंडीशन है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है। तो किसी सारणिक में जितनी पंक्तियाँ अथवा जितने स्तंभ होंगे वही उसकी कोटि कहलाएगी। जैसे ये हमने एक सारणिक लिखा, इसकी कोटि कितनी है? 2। ये जो डिटर्मिनेंट है वो आप सेकंड डिग्री या सेकंड ऑर्डर, कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर या डिग्री, ऑर्डर या डिग्री। ठीक, तो जितनी पंक्तियाँ, इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? 2। स्तंभ भी कितने हैं? 2। तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 2। लेकिन अगर मान लो इसी सारणिक में 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ होती, तब इसकी कोटि क्या होती? तब यह सारणिक होता ही नहीं। समझ गए? किसी सारणिक में जितनी पंक्तियाँ अथवा जितने स्तंभ होते हैं वही उसकी कोटि होती है। कोटि आप पहचान जाओगे। अगर आपसे कहा जाए चतुर्थ कोटि की सारणिक लिखो, चतुर्थ कोटि की, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सारणिक आप जो देख रहे हो ये चतुर्थ कोटि की है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। क्या क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आगे लिखवाया है कि सारणिक के अवयव को, सारणिक के किसी अवयव को ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि यही मेन है। अभी मैं तुरंत इसके बाद माइनर्स बताऊंगा, मतलब उप सारणिक मैं बताऊंगा, तो उसमें इसी का काम लूँगा और इसी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। सारणिक के किसी अवयव को ए द्वारा निरूपित करते हैं। स्मॉल लेटर के अक्षर ए द्वारा निरूपित करते हैं। किसको? अवयव को। सारणिक के अवयव को हम ए द्वारा निरूपित करते हैं, लेकिन इस ए के साथ 2 चीज़ें लिखते हैं, एक आर और एक सी। आर क्या है? पंक्ति क्रमांक को दिखाता है और सी स्तंभ क्रमांक को दिखाता है। ध्यान से समझो, मैं एक सारणिक लिख रहा हूँ। अब जैसे यहाँ जो अवयव मैं लिखूँगा ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए अवयवों को हम ए से निरूपित करते हैं। लेकिन साथ में क्या लिखते हैं? पंक्ति क्रमांक और स्तंभ क्रमांक। आप बताओ ये किस पंक्ति में है? पहली पंक्ति। अरे पहली पंक्ति है ना। अरे भैया ये वाली आपकी ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसी तरह से ये C1 C2 C3। क्लियर हो गया? तो हम सबको ए द्वारा निरूपित करेंगे, साथ में 2 चीज़ें लिखेंगे, एक आर और एक सी। आर मतलब पंक्ति क्रमांक और सी मतलब स्तंभ क्रमांक। किताब में आप देखोगे तो AIJ लिखा है। आई मतलब पंक्ति क्रमांक, जे मतलब स्तंभ क्रमांक। ये कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए मैं RC लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप आर से समझ जाओगे। मैंने कहा था RC याद कर लेना, पहले आर फिर सी। मैंने कहा था आपके स्कूल के टीचर हैं रंजीत चौधरी, उन्हीं का नाम याद कर लेना, रंजीत चौधरी। समझ गए? तो पहले आर फिर सी। अब ध्यान से समझो, ये किस पंक्ति में है? पहली पंक्ति में। तो आर का मान कितना हो गया? 1। किस स्तंभ में है? पहले स्तंभ में। सी का मान कितना हो गया? 1। तो ये कौन सा अवयव हो गया? A11। A11 नहीं, A11 नहीं,
A11। अब बताओ, दिमाग लगा के, पूरा दिमाग कंसंट्रेट करना, ये अवयव कौन सा होगा? A12, क्योंकि ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। ये अवयव कौन सा होगा? ये 21। अरे भाई कोई उसमें घबराया ना करो। ये कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। पहले हमें R लिखना है ना, तो ये R का मान कितना हो गया? 2, दूसरी पंक्ति। और स्तंभ कौन सा है? पहला स्तंभ, तो 21। ये क्या होगा? 22, 23, 31, 32, 33। क्या क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? समझ गए? तो ये आपका अवयवों का निरूपण हुआ। किसी सारणी के किसी अवयव को ए से निरूपित करते हैं, उसके साथ में दो चीज़ें लिखते हैं, एक आर और एक सी, पंक्ति क्रमांक और स्तंभ क्रमांक। एक चीज़ और मैंने स्किप कर दिया, मैंने नहीं बताया कि किसी सारणी के अवयवों की संख्या कितनी होती है। जितनी उसकी कोटि होती है उसका वर्ग। इसकी कोटि कितनी है? क्यों 3 है? क्योंकि इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ में। जितनी पंक्तियाँ हैं, जितने स्तंभ हो, उसकी कोटि होती है। तो 3 कोटि इसकी 3 हो गई। इस सारणी की कोटि या क्रम, कोटि को क्रम भी बोलते हैं, कोटि या क्रम कितनी हो गई? 3। जब कोटि 3 है तो अवयवों की संख्या कितनी होगी? अवयवों की संख्या बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 9। आप गिनो ना, कितने अवयव हैं इसमें? 9। 3, 3, 6, 3, 9। क्लियर हो गया? क्या समझ में आ गया? एकदम ठीक। अब थोड़ा सा इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने अभी कहा था आपसे, ये जो ARC है बहुत ज़्यादा काम लगना, यकीन मानो। यहाँ पे ARC की शुरुआत हो रही है और आप सारणी का एडजॉइंट मतलब सह गुणनखंड, मतलब आव्यूह का, आव्यूह का सहखंडज आव्यूह और आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह आप पढ़ोगे, जो लास्ट टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है जिसमें सारणी का प्रयोग होगा, वहाँ तक इसका प्रयोग होना है। इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि एकदम से कोई कन्फ्यूज़न ना करना, कोई पागलों जैसी हरकत ना करना, एकदम स्पष्ट रूप से इसको समझ जाना कि अवयव को किससे निरूपित करते हैं? ए से। और साथ में यहाँ 2 चीज़ें लिखते हैं, यहाँ पंक्ति क्रमांक और यहाँ स्तंभ क्रमांक। क्लियर हो गया? चलो आगे हम बात करते हैं। मान लो एक सारणी हमने लिया, हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बैल, और बोल रहे और मेढक, सांप। ये हमने एक सारणी लिया। अब बताओ, सब लोग बोलना, सब लोग, मुझे एक एक करके पूछना ना पड़े, सब लोग बोलना। आप बताओ इसमें A23 कौन सा है? उधर उधर नहीं, मुंह से बोलना, मैंने लिखा है चूहा। A23 क्या है? चूहा। 23 का मतलब दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति ये हो गया, और तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। इसमें कौन सा आया? चूहा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो जल्दी बोलो। ये A23 हो गया चूहा। A31 तुरंत, क्विक क्विक, बैल। तुम लोगों का फेवरेट A13, जल्दी बोलो। हैं? गधा, गुड। क्या समझ गए? नहीं समझ में आया? अगर मान लो यहाँ और हमने कुछ बढ़ा दिया, A, B, C, D, E, F, G, भाई सारणिक है, वर्गाकार रखना ही पड़ेगा। जितनी पंक्तियाँ उतने स्तंभ। इसके पहले जो आपने सारणिक लिखा था वो तृतीय कोटि का था। ये कितने कोटि का है? चतुर्थ कोटि का, क्योंकि इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं? 4 और स्तंभ कितने हैं? 4। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक। अब अगर इसमें मैं आपसे बात करूं, बताओ भैया A44 क्या है? जल्दी बोलो। A44 जी, वेरी गुड। A42 E, D क्या है? 41 चौथी पंक्ति, पहला स्तंभ। क्या क्लियर हो गया? समझ में आ गया? और इसकी प्रैक्टिस कराएं, आप समझ गए? समझ गए? सारणिक के अवयवों को हम A द्वारा निरूपित करते हैं और साथ में 2 चीज़ें लिखते हैं, एक पंक्ति क्रमांक और एक स्तंभ क्रमांक। ठीक।
ठीक। अब उसके बाद मैंने एक चीज़ और लिखवाया है, सारणिक का एक निश्चित मान होता है और अद्वितीय मान होता है, मतलब एक सर्टेन और यूनिक वैल्यू किसी भी सारणिक की होती है। अर्थात आगे हम सारणिक के मान की ही बात करेंगे अभी, तो ये जान लीजिए सारणिक का जो मान होता है वो निश्चित होता है और अद्वितीय होता है, चाहे जैसे आप निकालो, चाहे जिस तरीके से निकालो, अगर कोई सारणिक है तो उसका एक निश्चित मान है, ऐसा नहीं है कि उसका मान बदलता रहे, नहीं। तो प्रत्येक सारणिक का एक निश्चित और अद्वितीय मान होता है। क्लियर? क्लियर? तो अब बच्चों सारणिक के मान की बात कर रहे हैं आगे, क्योंकि आपके इस चैप्टर में जो सारणिक आप पढ़ोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, सारणिक का मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई, अब 12th में है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ना। खैर मन से पढ़िएगा, ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। तो सारणिक के मान जानने से पहले हम एक बात करते हैं, एक टॉपिक देखते हैं, उपसारणिक। इंग्लिश में बोलते हैं माइनर्स, MINOR, माइनर, S लगा देने से बहुवचन हो गया। तो ये माइनर क्या होता है, उपसारणिक क्या होता है? सुन रहे हो सब लोग? एकदम ध्यान से सुनना। किसी सारणिक के प्रत्येक अवयव का एक उपसारणिक होता है। क्या समझे? मतलब किसी सारणिक में जितने अवयव होते हैं, जितने अवयव होते हैं उसके उतने उपसारणिक होंगे। तृतीय कोटि का सारणिक है, उसमें कुल कितने अवयव हैं? 9। कोटि 3 है, कोटि का स्क्वायर करोगे तो 9, उसके अवयवों की संख्या 9 हो गई। जब अवयवों की संख्या 9 है तो उसके उपसारणिक कितने होंगे? 9। जितने अवयव उतने उपसारणिक। समझ में आया? अब उपसारणिक लिखते कैसे हैं, ध्यान से समझो। हमने फिर से वही एग्जाम्पल लिया, ABCPQRXYZ। मैं हमेशा तृतीय कोटि की सारणिक ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप के जो क्वेश्चंस आएंगे वो तृतीय कोटि के ही होंगे। क्यों तृतीय कोटि के होंगे? द्वितीय कोटि का बहुत ही आसान हो जाता है और चतुर्थ कोटि का बहुत ही कठिन हो जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर तृतीय कोटि के ही आते हैं। खैर जितने भी कोटि के हों आप कर लेंगे। फिलहाल हम उपसारणिक की बात कर रहे हैं। मैंने अभी क्या बताया कि किसी सारणिक में जितने अवयव होते हैं प्रत्येक अवयव का एक उपसारणिक होगा। इसमें कुल 9 अवयव हैं, ABCPQRXYZ, सभी के उपसारणिक होंगे। अब उपसारणिक लिखते कैसे हैं? बहुत ही मज़ेदार सा काम करना है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान। उपसारणिक लिखते कैसे हैं? किसी अवयव का उपसारणिक लिखने के लिए, छुटका सुन रहा है ना, किसी अवयव का उपसारणिक लिखते समय उस अवयव के संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को छोड़कर शेष अवयवों को लिख जाते हैं। समझो, जैसे मैंने अभी कहा, ये हमने एक सारणिक लिखा, इसमें कितने अवयव हैं? 9, ABCPQR और XYZ। चलो बात करते हैं ए का उपसारणिक। ए का उपसारणिक क्या होगा? मैंने अभी क्या कहा, जिस अवयव का उपसारणिक लिखना हो उस अवयव की संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को छोड़ देंगे। संगत मतलब भैया ए की संगत पंक्ति कौन सी है?
जिस पंक्ति में है वो वही उसकी संगत पंक्ति, जिस स्तंभ में है वो उसका संगत स्तंभ। ए हम देख रहे हैं पहली पंक्ति में है और ए किस स्तंभ में है? पहले स्तंभ में है। हम देख रहे हैं ए जो है वो 1-1 है। ए जो है आपका वो क्या है? 1-1 है। 1-1 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो उपसारणिक लिखने के लिए हमने क्या किया? पहली पंक्ति छोड़ दिया और पहला स्तंभ छोड़ दिया। आप जरा देखो, अभी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हमने छोड़ दिया, क्या बचा? QRYZ, यही इसकी उपसारणिक हो गई, मतलब QRYZ। नहीं समझ में आया? अभी भी आ गया? और देखो बी का उपसारणिक, जल्दी बोलो, बी का उपसारणिक। बी की संगत पंक्ति छोड़ दो और बी का स्तंभ छोड़ दो, क्या बचा? PRXZ, PRXZ। सी की उपसारणिक PQXY, पी की उपसारणिक अब देखो पी, सीधी सी बात है भैया, पी है ना, तो पी वाला पंक्ति छोड़े और पी वाला स्तंभ छोड़े, क्या बचा? QR। कहाँ? पी की पंक्ति हमने छोड़ दिया, पी का स्तंभ हमने छोड़ दिया, क्या बचा? BCYZ। इसको छोड़ने के लिए आप वही देख लो ना, जैसे अवयवों का निरूपण करते हो। पी क्या है आपका? पी को अगर हम निरूपित करें तो पी आपका क्या है? 2-1। अरे भूल गए क्या? ये आपका 1-1 है, 1-2 1-3, 2-1 2-2 2-3, 3-1 3-2 3-3, यही तो है। तो पी क्या है आपका? 2-1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। यही आपको 2 छोड़ देना, 1 छोड़ देना, मतलब दूसरी पंक्ति छोड़ देना और पहला स्तंभ छोड़ देना। क्या समझ में आया? नहीं आया? चलो आगे। क्यू, जब समझ में आया क्यू वाला बताओ, जल्दी बोलो। क्यू का ACXZ। भैया क्यू वाले में क्या करना? क्यू की पंक्ति और क्यू का स्तंभ छोड़ दो, क्या बचा? ACXZ। आर का ये छोड़ना है, ये छोड़ना, ABXY, ABXY। सब लोग समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो भैया तो बता दो एक्स का उपसारणिक। एक्स वाली पंक्ति छोड़ा, एक्स वाला स्तंभ छोड़ा, तो BCQR। वाई का ACPR, ACPR। जेड का ABPQ। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। यही आपका उपसारणिक है। कितने उपसारणिक इसके हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 उपसारणिक हो गए। पता है? टाइम देख